नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और रोज की तरह आज भी आपके करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और फॉर्चुनेटली आज हम टाइम पर हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं। और अगर अभी तक आपकी नींदें नहीं खुली हैं तो प्लीज थोड़ा सा जग जाइए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पास है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल इन 2020। यानी 2020 में यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल किस सिटी को या किस कैपिटल को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन चलते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पहली न्यूज कुछ इस तरीके से है, ये एक ईरान से न्यूज आ रही है और ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है नूर। तो बस यहां से ही आपका पेपर में आने लायक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है कि किसने नूर नाम का पहला मिलिट्री सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है। तो वो है ईरान। आप सभी को पता है कि कोविड-19 से पूरा विश्व लड़ रहा है और ईरान की जो दशा है कोविड-19 के बारे में वो कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे में फिर भी ईरान ने 22 अप्रैल 2020 को अपने पहले सैन्य यानी मिलिट्री सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान के तनाव के बीच यह उपग्रह छोड़ा गया है। आप सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी काफी संबंध में तनाव है। उन्होंने उनके सेना के कमांडर कासिम बिन सुलेमानी को मार गिराया था और उसके बाद से काफी ज्यादा जो उनके संबंधों में तनाव देखा गया। पहली बात, ईरान का जो ये पहला सैन्य उपग्रह है इसका नाम नूर है। उसे केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को सुबह सुबह छोड़ा गया था और यह पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। नूर को छोड़ने के लिए कासिद, या जिसे आप मैसेंजर कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे मैसेंजर कह सकते हैं और अरबी में इसे आप कासिद कहते हैं, तो उपग्रह वाहक यानी कि लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया था। 3 चरण वाले यानी कि 3 स्टेप में इसमें प्रोपल्शन होता है। कासिद उपग्रह वाहक में ठोस और तरल ईंधन का समायोजन का उपयोग किया गया था और इस तरीके से ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट हवा में छोड़ दिया है और जिसके जरिए वो अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये ईरान का अपना सेना को मजबूत बनाने के प्रति एक बड़ा कदम भी है। भारत और ईरान संबंधों की बात करें तो ईरान और भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। खासकर अगर आप चाइना का बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव का जवाब अगर भारत उस तरफ देता है किसी तरीके से, तो वो ईरान के जरिए ही दे पाता है। चाबहार बंदरगाह जो कि भारत का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंतर्गत, और वो चाइना के जो अपनी विस्तार नीति है उसका जवाब है भारत की तरफ से। हाल फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो ऐसा देखा गया था कि ईरान भी भारत की तरफ मित्रतापूर्ण नजरों से देखता है, अमेरिका भी भारत की तरफ मित्रतापूर्ण नजरों से देख रहा है। तो ऐसे में भारत की जो स्थिति हो जाती है वो काफी सोचनी हो जाती है। उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको किस तरफ जाना है। पहले सैटेलाइट की बात करें तो अभी हाल ही में हमारे 2 पड़ोसी देशों नेपाल ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था नेपाली सैट-1, जिसको बर्ड एनपीएल भी कहा गया। ये एक नेपालीज लो ऑर्बिट रिसर्च सैटेलाइट था और ये सैटेलाइट जो था ये नेपाल का पहला सैटेलाइट था। इसके साथ साथ श्रीलंका का भी एक सैटेलाइट जिसे रावण-1 नाम दिया गया था, इसको भी लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था साइनस एनजी 11 बाई यूनाइटेड स्टेट ऑन 17 अप्रैल 2019 एंड 17 अप्रैल 2019 को श्रीलंका और नेपाल के 2 पहले सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। श्रीलंका के सैटेलाइट का नाम था रावण-1, जबकि हमारे नेपाल के सैटेलाइट का नाम था नेपाली सैट-1। क्योंकि ईरान की बात हो रही है तो ईरान को मैप में मैं आपको लोकेट करवा देता हूँ। ये है अपना इंडिया। आप कहीं पर भी हैं, जैसे लेटर सपोज मैं यूपी से देखना चाहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जरिए मैं ईरान पे पहुंच सकता हूँ या फिर मैं अरब सागर के जरिए ईरान पे पहुंच सकता हूँ। यहीं पर ही डेवलप किया जा रहा है चाबहार बंदरगाह। ये आप देख रहे हैं जिसे पर्शियन गल्फ बोला जाता है, इसे खाड़ी भी बोला जाता है। इसके आसपास के सभी देशों को आपका बोला जाता है मिडिल ईस्ट, या फिर आप कह सकते हैं खाड़ी देश बोला जाता है। और ये सभी देश जो है ये तेल के उत्पादक माने जाते हैं। ईरान के बगल में आप इराक देख सकते हैं और ईरान से इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे अफगानिस्तान, ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगा तुर्कमेनिस्तान, इधर की ओर आएंगे तो इराक नजर आएगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सीरिया, फिर लेबनान, फिर जॉर्डन और यहीं पर आपको नजर आएगा इजराइल। इजराइल के बारे में भी आज मैं बात करने वाला हूं, तो थोड़ा सा उसका लोकेशन देख लीजिए। ये लाल सागर के पास आता है और इजराइल एक छोटी सी जगह है, यहीं पर गाजा पट्टी है, यहीं पर जॉर्डन है। तो अगर देखा जाए गाजा पट्टी इस तरफ का
मतलब अगर आपका यूरोप का देखा जाए, सॉरी एशिया का देखा जाए, तो सबसे ज्यादा अशांत इलाका जो है वो गाजा पट्टी ही है। वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। ईरान का बात करें तो ईरान का फ्लैग आप ये देख सकते हैं। ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है। ईरान को पर्सिया भी कहा जाता है और ये एक ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री है। इसमें लगभग 83 मिलियन जो है इसमें निवासी रहते हैं और ईरान विश्व का 18वां मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि जनसंख्या के मामले में ये 18वें नंबर पर आता है। वर्तमान समय में यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसे रियाल कहा जाता है, ईरानियन रियाल कहा जाता है। और कैपिटल यानी कि जो राजधानी है वो तेहरान है। और प्रेसिडेंट जो है वर्तमान समय में हसन रूहानी है। जो सुप्रीम लीडर है वो अली खमनेई है। तो ये रही थोड़ी सी चर्चा ईरान के बारे में। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। महामारी रोग अधिनियम 1897, ये एक ऐसा अधिनियम था जो बहुत पहले बन गया, लेकिन अब इसका उपयोग इस बार 2020 में देखने को मिला था, जब भारत सरकार ने मास्क एवं सैनिटाइजर को आपकी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में डाल दिया था, यानी इसेंशियल कमोडिटीज की श्रेणी में डाल दिया था। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। हाल फिलहाल ये अध्यादेश आ भी गया है और राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको मिल गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि अभी कुछ घटनाएं देखने को आई थी कि कुछ लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार किया था और साथ साथ उनको परेशान करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसी घटनाएं भी आई थी कि जिन मकानों में जो डॉक्टर हैं वो किराए के मकानों में रह रहे थे, तो उनके मकान मालिकों ने उनको अपने मकान से निकालने के लिए भी कहा है, क्योंकि उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर था। तो इन सभी को अब अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, यानी कि थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल पाएगी। तो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपियों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। ऐसे मामले की जांच वरिष्ठ इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन में पूरा की जाएगी और 1 साल के भीतर अदालत में इसकी सुनवाई पूरी कर फैसला कर देने का भी प्रावधान किया गया है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि महामारी रोग अधिनियम 1897 आखिर है क्या। भारत में महामारी से निपटने के लिए महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया था और इस कानून को अंग्रेजों के जमाने में, उस जमाने में लागू किया था जब भूतपूर्व बंबई स्टेट में बुबोनिक प्लेग ने महामारी का रूप लिया था। और इस अधिनियम में लगभग 4 धाराएं हैं। इस अधिनियम का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र सरकार को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य या देश में कोई खतरनाक बीमारी प्रवेश कर चुकी है और समस्त नागरिकों में फैल सकती है। 123 साल पुराने इस कानून में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदातों के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस कानून की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या इस दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा देने की बात कही गई थी। यानी अगर हम देखें तो इस समय पूरे देश में आईपीसी की धारा 188 लागू है। यानी आपको जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो इसी धारा के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड धारा 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। संपूर्ण भारत में यह अधिनियम पहली बार कोविड-19 के बचने के लिए मार्च 2020 में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में यह पहली बार लागू किया गया 2020 में, जब मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में डाला गया। सन 1959 में हैजा का प्रकोप देखते हुए भी उड़ीसा सरकार ने इस अधिनियम का प्रयोग किया था। तो ये रहा 1897 अधिनियम। अगर डॉक्टरों या नर्सों के खिलाफ कोई भी ऐसी उत्पीड़क कार्यवाही होती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगली जानकारी है झारखंड के मुख्यमंत्री, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है झारखंड बाजार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड बाजार नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन के बीच राज्य के लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना और कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करना है। इस ऐप को राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित किया गया है, ताकि जो भी इसेंशियल जरूरतों का सामान है, जो खान पीने का सामान है, वो कम से कम आसानी से आपका इस पोर्टल के जरिए उन तक पहुंच सके, इस ऐप के जरिए उन तक पहुंच सके। झारखंड ने इससे पहले प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपए और 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी झारखंड सहायता ऐप नाम की शुरुआत की थी। अब आज झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं।
झारखंड जो चर्चा में रहा है इस साल, उसमें सबसे बड़ी जो न्यूज झारखंड से आई थी वो ये थी कि झारखंड का जो झरिया है इसको मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटी बनाया गया। यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर है वो झारखंड का जरिया था, जबकि लुंगलेई जो मिजोरम में है ये सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड था। ये ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट थी 2018 पर आधारित थी, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद और फिरोजाबाद ये छह ऐसे शहर हैं जो टॉप 10 में आए थे पॉल्यूटेड सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुछ लोग परेशान हो रहे हो सर हिंदी में नहीं लाए हैं क्या? हिंदी में लाए हैं लेकिन अभी पढ़ा नहीं रहे, आप बाद में उसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी की भी स्लाइड है, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, इंग्लिश में आज डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी ने अभी हाल ही में, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 का जो अवार्ड था वो इस बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को दिया। महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा ऐसा राज्य था जिसने कंपनियों के लिए या जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं उनके लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया था, और किस तरीके से ये पर्यावरण और अपने उद्योग के बीच में सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं, इसके लिए एक रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था स्टार रेटिंग प्रोग्राम। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। कैपिटल सिटी की बात करें तो रांची चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है जो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है किसी भी राज्य की। स्टेट एनिमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट, और स्टेट बर्ड की बात करें तो एशियन कोयल। स्टेट ट्री की बात करें तो साल का जो वृक्ष है वो स्टेट ट्री है, और सेक्रेड ट्री यानी पवित्र पेड़ जो है ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ये आपका हिंदी में है पूरा, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। पीवी सिंधु जो है उनको अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पीवी सिंधु को किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इससे पहले भी एक अभियान का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और वो अभियान था भारत की लक्ष्मी। तो फिलहाल विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर्स में शामिल किया। यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ हैं, ईमानदार, खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। IM बैडमिंटन एक जागरूकता अभियान के अन्य एम्बेसडर में चीनी जोड़ी झेंग सी वेई, वांग यांग, कनाडा के मिशेल ली, इंग्लैंड के जैक सेफर्ड, हांगकांग के चैन हो यूएन, जर्मनी के वलेस्का नोबलाज और जर्मनी के मार्क जेबलर जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनको शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा अभियान है जिसमें लोगों को जागरूक करना है कि आप स्वच्छता तरीके से, ईमानदारी तरीके से, बिना डोपिंग किए हुए बैडमिंटन जैसे खेल को खेलें। कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि हमारे जो बैडमिंटन कोच है पुलेला गोपीचंद, उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में एक कोच प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि 8 मई तक चलेगा। इसका मोटो जरूर याद रखिएगा, I am clean, I am honest and I am बैडमिंटन। इसके अलावा पीवी सिंधु के बारे में बात करते हैं तो उनके ऊपर अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, उनका नाम है वी कृष्णस्वामी। इस पुस्तक का नाम है शटलिंग टू द टॉप। ये पुस्तक अभी हाल ही में पीवी सिंधु जी के ऊपर लिखी गई है। पीवी सिंधु जी की बात करें तो इस बार उन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। और जबकि इस अवार्ड प्रोग्राम की बात करें तो इस अवार्ड प्रोग्राम में PT ऊषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। पीवी सिंधु जी को और जो अवार्ड मिले हैं वो है NDTV इंडियन ऑफ द ईयर। 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2013 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। 2015 में पद्मश्री मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। 2016 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है बैडमिंटन के लिए। 2016 में ही उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया था। जबकि भारत की लक्ष्मी की एम्बेसडर बनी सिंधु और दीपिका, दिवाली पर मोदी की खास पहल। तो इस बार पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जब दिवाली के मौके पर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर ये एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। तो भारत की लक्ष्मी की जो एम्बेसडर हैं वो आपकी पीवी सिंधु हैं और दीपिका पादुकोण थी। अगली जानकारी है, कर्नाटका ने भी एक हेल्पलाइन लॉन्च की है और इसका नाम है आपदा मित्र। और ये थोड़ा सा आपके कन्नड़ लैंग्वेज में है तो इसको लिख दिया गया है अपथा मित्र। तो कर्नाटक सरकार ने अपथा मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 जारी किया है।
यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। तो आपदा मित्र किसने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका ने। आप इसको ऐसे करिए, आपदा मित्र है, आपदा मित्र को कन्नड़ में बोलेंगे, कन्नड़ का संबंध कर्नाटका से है, तो इससे आपको याद बना रहेगा। 14410 जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। ये एक हेल्पलाइन सुविधा है, मतलब ये कस्टमर केयर की तरह आपके पास काम करेगी। केवल कोविड-19 संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए उन लोगों के लिए होगी जिन्हें टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग और उपचार की जरूरत है। ये दोनों प्लेटफॉर्म कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे ताकि कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ और उच्च जोखिम वाले लोगों की पहचान की जा सके। थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपदा मित्र इज प्रोवाइडेड विद एन एक्सक्लूसिव टोल फ्री नंबर एंड ए मोबाइल ऐप, यानी आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर से भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी यूज कर सकते हैं। इसका सीधा सा मोटिव यह है कि जो लोग भी गाइडेंस चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान उनको डॉक्टरों का परामर्श दिया जा सके। ये हेल्पलाइन जो फंक्शन करेगी वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करेगी और ये बेंगलुरु, 4 सेंटर इसके बेंगलोर में है, एक मैसूर में और एक मैंगलोर में, इस तरह इसके 6 सेंटर हैं और इसमें 300 लोग जो हैं वो आपके परामर्श के लिए मौजूद रहेंगे। ये एक 2 टीयर सिस्टम है। टीयर 1 जो है वो मैन्ड बाई आयुष और नर्सिंग और फार्मा फाइनल ईयर वॉलंटियर स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जब आप टीयर 1 में किसी से बात करेंगे, जब आपको कम मतलब कुछ कम जानकारी की जरूरत होगी, बहुत डिटेल में जानकारी जरूरत नहीं होगी, तो जो आयुष मंत्रालय के लोग हैं या जो नर्सिंग और फार्मा के फाइनल ईयर वॉलंटियर स्टूडेंट हैं वो उसमें आपसे बात करेंगे। लेकिन टीयर 2 जो है वो पूरी तरीके से एमबीबीएस और इंटीग्रेटेड मेडिसिन और आयुष वॉलंटियर डॉक्टर द्वारा चलाई जाएगी। इसके लिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो 14410 है और अगर आप कर्नाटका में कहीं पर भी रहते हैं और ये करंट अफेयर देख रहे हैं तो प्लीज मेरा भी ये जानने का हक बनता है कि मेरा करंट अफेयर्स कर्नाटका में देखा जा रहा है या नहीं। तो आप अगर कर्नाटका से हैं तो प्लीज मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि सर मैं कर्नाटका से हूं। अगली जानकारी है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है ये 2018 में गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई योजना थी। गुजरात में एक बड़ी समस्या है पानी की, और वो पानी की समस्या क्योंकि नर्मदा और तापी नदियों का जो पानी है वो गर्मियों में सूख जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ऐसे में गुजरात में बहुत बड़ा एरिया जो सूखे की चपेट में आ जाता है। इसको संभालने के लिए 2018 में गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना शुरू की थी। इसमें बारिश के जलों को बड़े बड़े जलाशयों में संचय करने की योजना बनाई गई है और हाल फिलहाल इस योजना को साल दर साल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहले साल इसकी अपार सफलता की वजह से जब अगली बार चरण आया या दूसरा साल जब आया तो राज्य सरकार ने अपने दूसरे चरण के दौरान योजना के वित्तीय योगदान को 60% तक बढ़ा दिया था। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, ऑलमोस्ट आ ही गई हैं और यह अभियान 10 जून तक लागू रहेगा। इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्वी झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है कि मानसून से पहले ही नदी और झीलों में जो गाद जमा है उसको साफ कर लिया जाए और किसी तरीके से उनमें गहराई बनाई जाए ताकि वो और ज्यादा वर्षा का जल को संचय कर सके। इस बार गुजरात सरकार ने अभियान को इस तरह से लागू करने की योजना बनाई है कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। गुजरात सरकार के अनुसार इस दौरान कोविड-19 के मानदंड जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए इस काम को आगे ले जाएंगे। गुजरात के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपानी। गुजरात का स्टेट एनिमल है आपका गिर के शेर और अगर हम बात करें तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो है वर्तमान समय में आचार्य देवव्रत। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका गुजरात सरकार से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। वैसे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, तो ये वंदे मातरम की लाइनें भी हैं और वंदे मातरम किसने लिखा था ये आपको जरूर पता होगा। और अगर पता है तो वंदे मातरम के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं कि इसको पहली बार कहाँ गाया गया, ये हमारा राष्ट्रीय गीत कब बना और भी जो आप स्टैटिक जीके जानते हैं वो सारी की सारी जानकारी आज के कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हैं। BRO ने अभी हाल ही में रावी नदी पर एक परमानेंट ब्रिज बना दिया है। अभी तक हमारी रावी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ था, जो पुल बना हुआ था, वो हर साल बह जाता था। इससे पहले कासोवाल इनक्लेव जो कि आपका पंजाब में है को सीमित भार क्षमता वाले पंटून पुल के माध्यम से जोड़ा जाता था। पंटून पुल मतलब वो तैरता हुआ नदी के ऊपर पुल होता है, अगर उसमें बाढ़ ज्यादा आ जाए या पानी ज्यादा आ जाए तो वो बह जाता है, जो हर साल मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था और फिर नदी की तेज धाराओं में बह जाता था।
इसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि किसानों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा पाती थी। तो फिलहाल सीमा सड़क संगठन बीआरओ कई सारे प्रोग्राम चला रहा है, अभ्यंग, ब्रह्मांग, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है। और अभी हम लोग ने देखा था कि दापोर जियो पुल का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, और ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांग के अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासो वॉल एनक्लेव को जोड़ने के लिए एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ये स्थायी पुल का निर्माण रावी नदी पर किया गया। इस पुल की जो लंबाई है वो 484 मीटर का पुल है और इसको प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत 49 सीमा सड़क कार्य बल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा ये नया पुल स्थानीय लोगों और सेना के इनक्लेव से सभी मौसम की कनेक्टिविटी को बनाए रखने में सहायक होगा। पंजाब की कासेवाल इनक्लेव की बात करें तो ये एक सैन्य टुकड़ी है जो पंजाब बॉर्डर पर नियुक्त है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर नियुक्त है, और इसको भारत से जोड़ने के लिए इस पुल रावी नदी को पार करना पड़ता था, और रावी नदी पर ये जो पुल था वो आपका अभी तक स्टेबल नहीं था। थोड़ा सा बात करेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो है ये आप अब देख सकते हो, ये मैं आपको पूरा येलो कर दे रहा हूं, ये रावी नदी यहां से यहां तक बहकर जाती है और बाद में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम पुरुषनी है। इसको पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। ये अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है और इसी नदी पर थीन बांध बना हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका जो भी इंडिया के बॉर्डर एरिया है वहां पर, और जो भी आपके पड़ोसी जिनसे हमारा फ्रेंडली बोलचाल है, जिनसे हमारी मतलब दोस्ताना रवैया है, जिनसे हमारे दोस्ताना संबंध है, वहां पे रोड नेटवर्क को ये बिल्ड करता है, उनका मेंटेनेंस करता है। वहां पे एनएचएआई नहीं होता। और अगर हम बात करें तो इसका जो मोटो है वो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कठिन मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो संस्कृत में बोलेंगे श्रमेन सर्वम साध्यम। हेडक्वार्टर्स वैसे तो इसका न्यू दिल्ली में है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। फाउंडर इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे और 7 मई 1960 को इसको डेवलप किया गया था। अगली जानकारी, क्योंकि रावी नदी की बात आई है तो रावी नदी का जो संबंध है वो सिंधु जल समझौते से है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में इससे हस्ताक्षर हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 1960 में ये संधि हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन में जो 6 नदियां बहती हैं, जिन्हें सिंधु नदी जल तंत्र भी कहते हैं, कि पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांट दिया गया। पूर्वी हिस्सों में नदियों में सतलुज, रावी और व्यास पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी हिस्से की जो भी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी भारत सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल कर सकता है। और संधि के मुताबिक भारत पश्चिमी हिस्से की जो नदियां हैं यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम के कुल 20% पानी ही अपने उपयोग में ला सकता है, बाकी उसे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना है कि भारत के पास जो नदियां हैं वो हैं व्यास, रावी और सतलुज, जबकि पाकिस्तान के पास जो इस समझौते के अनुसार नदियां हैं वो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। समझौता टूटने के कई सारे खतरे हैं। हम चाहें तो कभी भी समझौता टूट सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर हम समझौता तोड़ेंगे तो हमने अन्य कंट्रियों के साथ भी जो समझौता कर रखे हैं इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय निंदा होने की खतरा है। अगर इतना पानी हम रोक लेते हैं तो हमारे यहाँ जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश और आपका ये जो हरियाणा का एरिया है वहां पे बाढ़ आने की बहुत ज्यादा आशंका है। साथ साथ दूसरे देशों के साथ जो हमारे जल समझौते हैं उसमें भी टूटने के ये स्थिति बन सकती है। जबकि सिंधु जल समझौता जो पुलवामा अटैक हुआ था उस समय खबरें आ रही थी कि इस समझौते को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ करके किसी भी तरीके से इस समझौते को अभी भी बरकरार रखा गया है। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। अगली जानकारी है भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भारत की आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एक पूरी तरह से अपना डिजिटल बैंक बनाने जा रही है। कहां बनाने जा रही है? इजराइल में। इसीलिए मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में इजराइल के बारे में थोड़ा सा टोका था। इस डिजिटल बैंक का नाम अभी हाल फिलहाल तो तय नहीं किया गया, लेकिन 2021 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब यह है कि टीसीएस जो है वो एक पूरी तरीके से एक डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है इजराइल में।
यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म टीसीएस बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए टीसीएस का चयन किया था और कहा था, उन्हें आमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ इस तरह के बैंक को ओपन करिए। टीसीएस इजराइल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में मदद करेगा, जो टीसीएस बैंक द्वारा संचालित साझा प्लग इन प्ले डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। टीसीएस बैंक्स यूनिवर्सल वित्तीय समाधान प्लेटफॉर्म वित्तीय सेवा संस्थानों के ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें उपलब्ध नवीन तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है और जो कि विश्वसनीय डिजिटल ग्राहक जुड़ाव का प्रतीक है। अब चूंकि हम इजराइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैंने आपको फिर से बताया कि भारत ये है और ये रहा आपका छोटा सा इजराइल। इजराइल बहुत छोटा है, लेकिन 1967 के युद्ध में, जिसे जून युद्ध भी कहा जाता है और इजराइल युद्ध भी कहा जाता है, उसने 8 देशों की सेना को सिर्फ 6 दिन में ही लोहे के चने चबवा दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो जर्मनी के द्वारा यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया था, जिसकी वजह से इजराइल का जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद। और चूंकि ये अरब कंट्रीज के अंदर से निकल रहे थे, उस समय पूरा इस्लाम का वर्चस्व था, इसलिए इस्लामिक कंट्री जो थे वो इस तरह के किसी भी वर्चस्व को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। लेकिन विश्व के पहले यहूदी देश का जन्म होता है इजराइल, और उसके बाद 27 मई 1967 को एक बड़ी घटना घटती है कि इजिप्ट के जो तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की थी कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। मई के अंत में इजिप्ट यानी मिस्र और जॉर्डन के बीच में एक समझौता होता है कि अगर इजराइल द्वारा एक मुल्क पर हमला होगा तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। यानी चारों तरफ से अगर आप देखें तो इधर आपका इजिप्ट दिखेगा, उधर आप थोड़ा सा चले जाओगे तो जॉर्डन दिखेगा, यानी इजराइल को चारों तरफ से, अगर इधर ये आपका मेडिटेरियन सी ना होता, अगर आपका इधर ये मेडिटेरियन सी ना हो तो इजराइल पे चारों तरफ से ये हमला हो सकता था। लेकिन जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो जाता है और जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल जाता है और सारे के सारे जो है अरब मुल्क एक साथ आते हैं और इजराइल से जो गाजा पट्टी है उसको छीनने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से उसको अपने हाथ अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं, या आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से इजराइल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया जैसे बड़े देश शामिल हो जाते हैं। इस युद्ध को जून वार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। ये देश इजराइल पर अटैक करते ही, इससे पहले ही ये मतलब योजना ही बनाते रह गए, इससे पहले ही 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स को उड़ने ही नहीं दिया और उन्हें जमीन पर ही निस्तेनाबूद कर दिया, जिसकी वजह से इन सभी की कमर टूट गई। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और जंग सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो गई थी, जबकि जमीन पर भी बहुत भीषण लड़ाई हुई थी। और इस तरीके से इजराइल ने ये दिखा दिया था कि अगर आपके पास जज्बा हो और आप आत्मनियंत्रण के साथ लड़ें, अनुशासन के साथ लड़ें, तो आप बड़ी से बड़ी विपदा को भी हरा सकते हैं अगर आपके पास सही संगठित नीति हो। जबकि यहाँ पर जो 8 देश थे उसमें सभी नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और सभी ये सोच रहे थे कि किसी तरह से इजराइल उनकी सीमा में शामिल हो जाए। आप समझ रहे हैं, इनमें यहाँ पे सभी अन्य देशों के भी स्वार्थ यहाँ पर शामिल थे, लेकिन इससे इजराइल की जो बहादुरी है वो कहीं से कम नहीं हो जाती। इजराइल का बात करें तो इजराइल और भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। हम सभी जानते हैं कि इजराइल से भारत जो है वो काफी सारे हथियार वगैरह खरीदता रहता है। तो फिलहाल इजराइल से जो है वो हमारे काफी अच्छे संबंध है। इजराइल की राजधानी की अगर हम बात करें तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है और इजराइल के जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं वो आपके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अब अगली जानकारी तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बुक डे अभी ऑब्जर्व किया गया 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व बुक दिवस मनाया गया, यानी विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और अगर हम बात करें तो इस बार कुआलालंपुर को ऑफिशियली वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है, जबकि 2019 में शारजाह यूएई को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में। कोविड-19 की महामारी के कारण इस पूरे दिन को यानी पूरे दिवस को ऑनलाइन ही सेलिब्रेट किया गया था। और इस डे को एक और नाम दिया जाता है वर्ल्ड कॉपीराइट डे। तो दोनों ही नाम इसके हैं, वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे, इसके दोनों ही नाम हैं, तो इसको याद रखिएगा। 23 अप्रैल इस बार राजधानी बनी है, यानी कि विश्व पुस्तक राजधानी जो है वो कुआलालंपुर को चुना गया। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की। इंग्लिश लैंग्वेज डे यानी कि वर्ल्ड अंग्रेजी भाषा दिवस जो है ये भी आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है, ऑनर दिया जाता है विलियम शेक्सपियर को। 23 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाते हैं, इसी कारण इसको ऑनर दिया, इनको ऑनर देने के लिए इस दिवस को, इंग्लिश भाषा के दिवस को मनाया जाता है।
विश्व हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस हर साल आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है, मतलब इंटरेस्टिंग जानकारी है, द ऑरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज फाउंड इन मिड लेवल इंग्लैंड। द नेम इंग्लिश इट्स नेम फ्रॉम एंग्लिश, मतलब इंग्लिश से आया है, इसका मतलब होता है देवदूत। अगली जानकारी है, नेशनल शिपिंग बोर्ड का दोबारा से गठन किया गया है और मालिनी सरकार जी को नया हेड बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इसको दोबारा गठित किया और नेशनल शिपिंग बोर्ड को, और इससे ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी होती है, यानी कि ये सलाहकारी परिषद होती है भारतीय शिपिंग से, यानी भारतीय नौसेना क्या मतलब भारतीय जो भी आपका जलयान मंत्रालय है, जो भी इसका मंत्रालय है, उसके लिए ये सबसे बड़ी एडवाइजरी बॉडी होती है। और वर्तमान समय में इसका जो हेड बनाया गया वो माननीय सरकार को बनाया गया है। ये जो होती है एक 16 मेंबर नेशनल शिपिंग बोर्ड होती है और इसको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यानी दोबारा से इसका गठन किया गया है। अगली जानकारी है, एमएचआरडी यानी कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। ई लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया गया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में छात्रों को ई लर्निंग सामग्री की भूमिका अहम हो गई है और उन्हें ऑनलाइन पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो वो कहीं से भी कभी भी अपना शिक्षण को जारी कर सकें, इसके लिए विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जल संरक्षण योजना है? तो यह है आपका गुजरात। लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड द्वारा किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? झारखंड बाजार। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा होगी? तो वो होगी 7 साल तक की। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना है? तो वो है पीवी सिंधु। और अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे चुना है? तो वो है कुआलालंपुर। इस साल 2020 का जो वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी गई है वो कुआलालंपुर चुनी गई है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो वो है कर्नाटक। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। ईरान का पहला, और वाजूभाई वाला गवर्नर है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा है? वो है नूर। भारत के आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो वो है इजराइल। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मालिनी सरकार। और बीआरओ ने अभी हाल ही में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया है? तो वो है पंजाब के कौसोवाल इनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया है। कल मैंने आपको एक पुल के बारे में और बताया था दापोर जियो के लिए, ये सुबनसिरी नदी पर बना है, सुबनसिरी जिले में, अरुणाचल प्रदेश में। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो 7 साल तक की। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वह है पीवी सिंधु। बीआरओ ने किस नदी पर एक नया स्थायी पुल का निर्माण किया है? तो वह है रावी नदी। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एन यूनेस्कोज वर्ल्ड बुक कैपिटल इन 2020? इट्स कुआलालंपुर। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? तो वह है कर्नाटका। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 अप्रैल को। एक सेकेंड, इसने काम करना क्यों बंद कर दिया? अगली जानकारी है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जल संरक्षण योजना है? तो ये आपकी है गुजरात की। अब ये मेरा आइकन काम नहीं कर रहा है। हो गया। तो ये किस राज्य सरकार की योजना है? वो है गुजरात की। नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है झारखंड बाजार। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम क्या है? उसका नाम है नूर। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया कासिद द्वारा।
भारत की आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो वो लॉन्च करेंगे इजराइल में। भारत की नौवहन बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे सरकार ने अभी हाल ही में पुनर्गठित किया? तो वो है मालिनी सरकार जी। तो ये है दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएंगे। और अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। और आज मैं आपसे 2000 लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि रोज रोज मैं कहता हूँ होता तो है नहीं, तो इससे बढ़िया कहो ही नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना।